आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 7 परंपरा के मूल्यांकन है, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा जी। इससे पहले हम लेक्चर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 3 है। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब तक इससे पहले यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं, अनेक भाषाभाषी है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब उन्हें अपनी राष्ट्र अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीन संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्र अथवा देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खासतौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज जाराशाही रूस के समाज से भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रभाव विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रभाव अविच्छिन्न है। जाराशाही रूस के तोल्स्तोय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार है और रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरना और पुष्ट होती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी। उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं वैसे यह भी एक साम्राज्य था। 1917 क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल न हुई, अलग हो गई। कुछ विलंब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुई। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल है उनका वैसे मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जिससे भारत की जातियों का राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रभाव बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना है और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई। यह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की एक निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन का महत्वपूर्ण नहीं है। देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए थे समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति में नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। अभी हमारे देश का निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान
उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जब वह साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि करोड़ों नए पाठक होंगे। वे अनुवाद में ही नहीं, उन्हें संस्कृति में भी पढ़ेंगे और तब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर संस्कृत आदान प्रदान होगा कि सुब्रमण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जाते सीमाएं लांग कर सारे देश के लोग पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जाते सीमा लांग कर सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा को बोलने वाले अधिकतर निरक्षर और अपने साहित्यकारों का बहुत नाम सुनते हैं, वे तो इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। तब मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। आज की वीडियो में इतना ही और हम पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।